वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स का कंप्लीट क्रैश कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का शुरू हो चुका है 22 दिसंबर 2023 से। अगर आप इस पेड क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई की स्ट्रेटजी पर आने से पहले कुछ जरूरी बातें यहाँ पर कर लेते हैं। वर्तमान स्थिति क्या इस समय कह रही है? वर्तमान स्थिति ये कह रही है कि ट्रेडिशन थोड़ा सा ब्रेक होने की उम्मीद है। पिछले 2-3 साल से ट्रेडिशनली मई जून के आसपास आपका यूपीपीएससी का प्रीलिम्स होता था, उसके बाद आपका 100 दिवस बाद करीब मेंस होता था, फिर विंटर्स में इंटरव्यू, फिर रिजल्ट, इस तरीके से साइकिल आगे बढ़ती थी। लेकिन इस साल मई और जून से पहले ही प्रीलिम्स एग्जाम होने की काफ़ी संभावना यहाँ पे बन रही है। तो जब प्रीलिम्स एग्जाम जल्दी होने की संभावना बनती है तो हमें प्रीलिम्स के लिए कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स स्टेज जो है स्क्रीनिंग परीक्षा है और यहीं से, इसी स्टेज से मैक्सिमम कैंडिडेट जो है बाहर हो जाएंगे एग्जाम में, और बाहर हो जाते हैं। टारगेटेड प्रीलिम्स की तैयारी वैसे भी 90-100 दिवस आपको करनी चाहिए। तैयारी शुरुआत से आपको प्री मेंस की लेकर के चलना चाहिए, जैसे हमने अपने प्रीवियस स्ट्रैटेजीज में बताई है 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी। तो फर्स्ट स्टेज अब पार हो चुका है, अब यहाँ पर प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करने का ही समय हमारे पास बच रहा है। मुख्य परीक्षा की जो भी आप तैयारी कर चुके हैं वो अच्छी बात है। अब मुख्य परीक्षा की तैयारी कंटिन्यू होगी प्रीलिम्स परीक्षा में अपीयर होने के बाद से। जो पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस तरीके से है कि 50 से 60 दिवस में आप पूरा सिलेबस जो कि जरूरी है कवर करना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पेड ग्रुप से कवर करनी है उसको सबसे पहले आपको पूरा करना होगा 50-60 दिवस में, और फिर ताबड़तोड़ रिवीजन आपको करना होगा। हम भी इसमें साथ मिलकर के आपका रिवीजन कराएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ग्रुप में जो सदस्य आ चुके हैं उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि जैसे आपने देखा हो ग्रुप में कई सारा स्टडी मटेरियल आया है, उसमें से आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, फिर बाद में क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसी वीडियो में मैं आपको लिस्ट कर दूंगा। शुरू से आखिर तक इसको देखते रहिए। ओवरऑल सिलेबस को कवर करना जरूरी है। यहाँ पे कई सारी चीज़ों में जैसे आप डिटेल स्टडी कर सकते थे, मेंस का साथ लेकर के चल सकते थे, अब यहाँ पे थोड़ी सी गुंजाइश कम हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको प्रीलिम्स पर पूरा कवरेज रखना है जिससे प्रीलिम्स के लिए अच्छे से तैयार आप हो सकें। इस समय तक परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी आप सभी को होती है। एक बार फिर से इसको औपचारिक तौर पर दोहरा लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा होती है, यहाँ पे 2 पेपर्स इस पे होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हेतु ही डेडिकेटेड ये आपका ग्रुप है जो आपने ज्वाइन किया है। प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि जीएस का पेपर फर्स्ट इसको बोलते हैं, इसी से कट ऑफ बनता है और यही मेन होता है। कट ऑफ इसी से डिसाइड होता है आपका, पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ इससे डिसाइड होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र इसको सीसैट का पेपर बोलते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। नेगेटिव मार्किंग हालांकि दोनों में होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है प्रीलिम्स एग्जाम में, यानी कि आपके 3 अगर गलत हुए तो एक सही वाला आपका चला जाएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा 150 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पेपर होता है 200 नंबर्स का। सो ये आपको इक्वेशन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आगे जब मैं कट ऑफ वगैरह बताऊंगा तो कंफ्यूज नहीं करिएगा उसमें। 150 क्वेश्चंस, 200 नंबर। तो आप प्रीलिम्स परीक्षा देते हैं सबसे पहले, फिर आप मुख्य परीक्षा देते हैं। मुख्य परीक्षा में आप जीएस के पेपर्स देते हैं 6। ऑप्शनल इस मेंस परीक्षा से हटाया जा चुका है, तो जीएस के अब 4 की जगह 6 पेपर्स होते हैं पूरे। तो 200 नंबर का ये पेपर्स होते हैं सारे। जीएस के सारे पेपर्स 200 अंकों के होते हैं। जीएस 1 से लेकर 4 तक के ट्रेडिशनल पेपर्स, जीएस 5 और जीएस 6 यूपी स्पेशल या यूपी ओरिएंटेड पेपर हम लोग कह सकते हैं। पूरा कंटेंट इसका उत्तर प्रदेश संबंधित होता है। सामान्य हिंदी का 150 अंकों का लिखित पेपर होता है। निबंध का पेपर होता है 150 अंकों का। उत्तर प्रदेश में निबंध लिखने में छूट होती है कि आप हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू किसी भी एक लैंग्वेज में अपना निबंध लिख सकते हैं। मतलब आपने जीएस के पेपर चाहे इंग्लिश में लिखे हो चाहे हिंदी में, उससे नहीं फर्क पड़ता। आप अपने निबंध का पेपर इंग्लिश या हिंदी या उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपका लिखित का टोटल हो गया यहाँ पे 1500 अंक ये हो गया। और फिर आपका साक्षात्कार यहाँ पर 150 अंकों का होता है, तो टोटल हो गया 1650 अंकों में से आपकी मेरिट बनती है जो लोग साक्षात्कार देते हैं। कुछ पोस्ट बिना साक्षात्कार वाली भी होती हैं, तो साक्षात्कार वाली पोस्ट में 1650 में से आपका टोटल यहाँ पे बनता है। आपका पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेरिट बनती है। न्यूनतम और अधिकतम अंक यूपीपीएससी बताता है किस पोस्ट के लिए कितने चाहिए थे आपको बनने के लिए। तो पीडीएफ में कई सारी बातें लिखी हैं, जैसे इसमें लिखा है कि 3 चीज़ें सबसे पहले करनी पड़ेगी। सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देखना होगा जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। इसके बाद पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सारी पीडीएफ्स का एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज हमने बना दिया है, उसको पूरा आपको देखना पड़ेगा। अब ग्रुप के फीचर्स के बारे में दिया है। डेली करंट अफेयर भी आपको अभी तक दिया जा रहा होगा, आगे भी दिया जा सकता है।
और डेली का मंथली कंपाइल करके भी आपको दिया जाता है। जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उनको डेली करंट अफेयर भी मिल जाता है, दोपहर में 3 से 4 बजे तक मिल जाता है, लेकिन अब इसकी प्रायोरिटी कम रहेगी। मतलब अब इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, जो आपको डेली का मंथली कंपाइल करके दिया जा रहा है वो पढ़ सकते हैं। ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है पीडीएफ, ये 3 स्टेज स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। तो इसी वजह से जो चीज़ें मैं यहाँ पर बीच बीच में बता रहा हूँ आपको क्या प्रायोरिटी देनी है उसको ध्यान से सुनिएगा। अब हमारी टॉप प्रायोरिटी करंट अफेयर के मामले में रहेगी मंथली करंट अफेयर, या फिर जो प्री स्पेशल करंट अफेयर होता है जिसमें प्री स्पेशल लिखा रहता है, वो वाली पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मंथ एंड पे 3 तरह की पीडीएफ मिलती है। एक प्री स्पेशल जिस पर टॉप प्रायोरिटी अब रखनी है प्रीलिम्स तक, डेली का मंथली वाला मिलता है, और टॉप 400-500 करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये प्रैक्टिस के लिए है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मंथली करंट अफेयर की, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको लगता है प्रैक्टिस नहीं जरूरी है तो सिर्फ प्री स्पेशल को करके इसी को रिवाइज करके आगे काम चला सकते हैं। हालांकि करंट अफेयर का हम रिवीजन भी कराते हैं, जिसमें प्री स्पेशल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन कराया जाता है। यूट्यूब में वीडियो आता है, इसकी पीडीएफ भी पेड ग्रुप को मिलती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का मंथली करंट अफेयर भी आपको दिया जाता है। जितना अभी तक ग्रुप में दिया गया है उतना आपको तैयार करना है। कुल मिलाकर ये है, डेली नहीं पढ़ना यूपी करंट अफेयर, जो मंथली वाला आता है वो आप पढ़ना है, वो आपको मतलब स्टडी करना है जो मंथली यूपी का दिया जाता है। बस उतना है काफ़ी, कोई न्यूज़पेपर लोकल फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है प्रीलिम्स के लिए भी। पेड क्विज में सीसैट की हर मंथ प्रैक्टिस चल रही है, और लेकिन सीसैट की वजह से मैं अलग से स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, लेकिन इसमें मार्क करिए कि पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी रहेगी सीसैट के पीवाईक्यू सॉल्व करना, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। जीएस के सब्जेक्ट में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको स्टडी करना है वो आपके ये लिस्टिंग और कंपाइलेशन पीडीएफ है। कौन कौन से दिए जा चुके हैं इसकी लिस्ट दे दी गई है, कौन कौन से दिए जाने बाकी है इसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। अभी मैं ऐसे सब्जेक्ट वाइज और भी आपको स्पष्ट कर दूंगा कौन सी पीडीएफ आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखनी है। जैसे इसमें दिया हुआ शुरू के आप 30 दिन लगभग बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए। ये हमने जब स्ट्रैटेजी वीडियो लास्ट मंथ दिया था तब का ये लिखा हुआ है। अब ये चीज़ें जो है बेमानी होंगी, अब बहुत कम दिन प्रीलिम्स के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब 90-100 दिवस बचते हैं तो इसमें बेसिक या फिर कह सकते हैं प्री मेंस इंटीग्रेटेड तैयारी नहीं हो सकती। 90-100 दिवस आपको प्रीलिम्स के लिए आजकल यूपीपीएससी के लिए देने ही होते हैं, क्योंकि पेपर आप देख रहे हैं किस तरीके के आ रहे हैं। अगर आप इतने दिन नहीं देते हैं प्रीलिम्स को टारगेटेड तो उसमें कट ऑफ से आप कई बार पीछे रह जाते हैं। किसी भी स्टेट पीसेस में जब प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम होता ही है, किसी भी स्टेट पीसेस में, और इंटरव्यू होता है, किसी में नहीं होता है, तो प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की तैयारी साथ साथ हम लोग करना शुरू करते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका माना जाता है। हमने भी जैसे ही प्रीलिम्स ओवर हुआ था इस साल वाला, फिर हमने 3 स्टेज स्ट्रैटेजी आपको बताई थी, लेकिन एक समय पर आकर के, एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन पर आकर के आगे प्रीलिम्स की पूरी अलग तैयारी करनी पड़ती है, खासकर जब 90 से 80 से 100 दिवस करीब आपके एग्जाम के बचे हों, ठीक है। ऐसे ही प्रीलिम्स के ओवर होने के बाद तुरंत आपको फिर मेंस एग्जाम में लगना होता है। तो जब प्रीलिम्स एग्जाम के 90 से 100 दिवस बचते हैं तो उससे पहले आपको टोटल प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है। पेपर 150 क्वेश्चंस का होगा। बहुत सारे विकल्प यहाँ पे खुल जाते हैं एग्जामिनर के लिए, या फिर एग्जाम पैनल की जो टीम होती है जो अपना पेपर ड्राफ्ट करती है, मोस्टली फैक्चुअल होते हैं, जैसा आप पीवाईक्यू में देख ही चुके होंगे। इसमें आपको थोड़ी सी मेमोरी स्किल्स की ज़रूरत है, रिवीजन स्किल्स की ज़रूरत है। नो डाउट अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आने लग रहे हैं, लेकिन कट ऑफ निकलता है आज भी फैक्चुअल क्वेश्चन से और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करके। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मेंस में बिना आंसर राइटिंग के हो ही नहीं सकता है सिलेक्शन, वैसे ही प्रीलिम्स में अब जिस हिसाब से पेपर आ रहा है सिर्फ पढ़ के सिलेक्शन नहीं हो सकता है, आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के भरपूर रिसोर्सेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इस वजह से हमेशा ही देता रहा है, आपको इस बार भी दिए गए हैं। तो जब प्रीलिम्स की एग्जाम डेट से 90-100 दिवस पहले हम अप्रोच करते हैं तो हम लोग अपना एफर्ट बढ़ा देते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की ओर, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, उसके सब टॉपिक्स कवर करने हैं, स्पेसिफिक हमको टर्म्स क्लियर करने हैं, डेफिनेशंस अपनी क्लियर करनी है, लिस्टिंग्स अपनी क्लियर करनी है, फैक्चुअल क्वेश्चंस पीवाईक्यू यहाँ पे देखने होते हैं, और भी मतलब मेजर आपको फैक्ट्स पे ध्यान देना होता है, इन पर काम करना पड़ता है। इस वजह से 90-100 दिवस यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है कि आप प्रीलिम्स के लिए लग जाएं। जब आप प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी में आते हैं तो आपको कई सारी इनिशियल पीडीएफ दी जाती हैं स्टडी करने के लिए, अपना कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए। जैसे कि समरी पीडीएफ है, जैसे कि आपकी कुछ स्पेशल पीडीएफ हम लोग देते हैं, एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ शेयर करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स की, जिससे आप थोड़ा सा बेस बनाए कुछ दिन, एटलीस्ट 30-40 दिवस। लेकिन अगर इस समय 30-40 दिवस आपने गवा दिए, फिर प्रीलिम्स के लिए बहुत ही कम समय आपके पास बचता है, ठीक है। तो प्री मेंस का जैसे 40% सिलेबस कॉमन होता है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी होती है 30-40 दिवस पहले, जब एकदम तैयारी में शुरुआत करते हैं। फिर ये कुछ कॉमन टॉपिक्स जो हैं वो आप तैयार कर लेते हैं, तो प्री मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ होती है। लेकिन जब 90-100 दिवस बचते हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी की जा सकती है। इस वजह से अब मैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात कर ले रहा हूँ।
कि कितना आपको टारगेट करना चाहिए, उसके बाद सीधे हम लोग जंप करेंगे कि क्या स्टडी मटेरियल आपको स्टडी करना है। ग्रुप में जैसे आप जुड़े हैं तो आपको सभी पीडीएफ दी गई होंगी, ऐसा नहीं कि कुछ कोई चीज़ नहीं दी गई है। समरी पीडीएफ भी दी गई होंगी, स्टैंडर्ड बुक की पीडीएफ आपको मिली होंगी, क्वेश्चन बैंक आपको मिले होंगे, टेस्ट सीरीज शेड्यूल के हिसाब से आएगी, एमसीक्यू बैंक कंपाइलेशन आपको मिले होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, टॉप 500 एनिशिएंट के, टॉप 500 मिडिवल के, मॉडर्न के, फिर 1000 इजी लेवल क्वेश्चन सब मिले होंगे। लेकिन किस ऑर्डर में उसको पढ़ना है ये अभी हम आगे बताएंगे। पहले कट ऑफ को देख लेते हैं, कितना हमको टारगेट करना है प्रीलिम्स के लिए। कट ऑफ मार्क्स हम लोग देखेंगे जब से निगेटिव मार्किंग 1/3 वाली लागू हुई है। तो पीसीएस 2018 वाले पेपर में 126 नंबर आउट ऑफ 200, 200 नंबर का मैंने बताया था आपको पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 200 नंबर यहाँ में से यहाँ पे 126 कट ऑफ गया था, यानी कि 150 क्वेश्चंस में से 94.5 क्वेश्चंस, 94.5 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए थे। पेपर काफ़ी इजी लेवल का था। तो पेपर का लेवल जो है मैटर करता है कट ऑफ में। पोस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, 900 समथिंग पोस्ट थी। तो नंबर ऑफ पोस्ट कई बार मैटर नहीं करती, कुछ लोग थोड़ा सा मुगालते में रहते हैं कि अगर 300 पोस्ट हैं तो कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा, अगर 600 पोस्ट हैं तो कट ऑफ कम जाएगा। ऐसा यूपीएससी में नहीं देखा जाता है। पेपर का पैटर्न किस तरीके से, कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट कितने ईजी पूछे गए हैं, ये डिटरमाइनर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कट ऑफ कितना रहेगा 200 में से। हम लोग पीसीएस 2019 की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड मॉडरेट डिफिकल्ट टाइप पेपर आया था। इसमें 87.75 क्वेश्चन आपका कट ऑफ गया था, यानी 150 में से 87.75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे। 200 नंबर में से 17 आपके पास होने चाहिए थे। 2020 में ये कट ऑफ 200 में से चला गया था 110 माफ़ कीजिएगा, 110 यहाँ पे 200 नंबर उसमें से कट ऑफ गया था। 150 क्वेश्चन में आपके सही होने चाहिए थे, 82.5 क्वेश्चन। पीसीएस 2021 में कट ऑफ 115 गया था 200 में से, आपके 86.25 क्वेश्चन यहाँ पे सही होने चाहिए थे। पीसीएस 2022 में 111 कट ऑफ गया था 200 में से, और 83.28 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही होने चाहिए थे। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट यहाँ पर होना चाहिए कम से कम 100 क्वेश्चन हमको निगेटिव मार्किंग हटा करके अपने सही करना है, और बिल्कुल किए जा सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल के साथ, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज के साथ, हमारी गाइडेंस में 100 क्वेश्चन यहाँ पर निकालने ही होंगे आपको, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ कम रहता है लेकिन हमारा टारगेट ज़्यादा रहेगा। हमको सही क्वेश्चन यहाँ पर 150 क्वेश्चन में से 100 सही क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग हटा करके टारगेट करने हैं। और अगर आप इसमें अपने टारगेट किए हुए में से 95 प्लस भी ले आए तो आप यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट आपको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इतना कट ऑफ कभी गया नहीं है पिछले 5 सालों में। हमारा टारगेट होगा 100 सही क्वेश्चंस। अब 150 क्वेश्चंस तो होते हैं, लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन हर बार जो है डिस्प्यूटेड निकल जाते हैं। तो कई लोग इसमें फंस के रह जाते हैं कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में उनका सही वाला निकलेगा कि गलत वाला। जो लोग अपने क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करते हैं या फिर कम सही निकाल पाते हैं, तो अगर आप 90-85 के राउंड रह जाते हैं तो बहुत बॉर्डर लाइन केस हो जाता है। आप खुद श्योर नहीं होते हैं रिजल्ट आने तक कि कितने आपके हो रहे हैं, उस बीच आप मेंस का अपना समय गंवाते रहते हैं। तो बहुत श्योर होने के लिए, एकदम प्रीलिम्स के अगले दिन से मेंस में लग जाने के लिए आपको श्योर होना होगा कि 100 सही क्वेश्चन आप निकाल रहे हैं। और ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको पॉजिटिविटी देता हूँ। हम यहाँ पर प्रूफ आपको दिखा रहे हैं जो हम कई बार पहले भी दिखा चुके हैं। हमारे स्टडी मटेरियल से आप पिछले 3-4 वर्षों का आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रैक्टिस रिसोर्सेज के साथ हमारे स्टडी मटेरियल से 120 प्लस क्वेश्चन जो है सही कर सकते हैं। 120 प्लस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर तो बहुत ही अच्छा हुआ था हमारा परफॉर्मेंस। 125 क्वेश्चन आप कर सकते थे स्टडी मटेरियल से और प्रैक्टिस रिसोर्सेज से। आप सोचिए कितना कट ऑफ चला जाएगा इसमें। अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, अब डिक्लेयर होगा तो हम बताएंगे। तो 125 क्वेश्चंस आप कर सकते थे। मान लीजिए 10-12 क्वेश्चंस में आप भूल भी गए या फिर नहीं उतना परफॉर्म कर पाए, तब भी आप आराम से कट ऑफ क्लियर करना सुनिश्चित कर सकते हैं। 125 क्वेश्चंस जो है किए जा सकते थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल में से। सबके प्रूफ हमने दिए हैं। ये हमारा पेड क्विज है, इससे डायरेक्टली कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। 40 के राउंड क्वेश्चन जो है पेड क्विज से डायरेक्टली सही किए जा सकते थे। बाकी स्टडी मटेरियल में से है, जैसे केंद्रीय बजट से जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, इकोनॉमिक सर्वे से जो कई सारे क्वेश्चन आए थे इस साल, ठीक है, और चाहे इकोनॉमी स्टैटिक क्वेश्चन हो, चाहे करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन छोड़ करके सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे विद प्रूफ। जो जितना पूछा गया है उतना ही जो है हमने यहाँ पे दिया है, जो पूछा गया है, ठीक है। जो जहाँ फैक्ट जो रिक्वायर्ड थे वो हमने यहाँ पे लिखे, उसी से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली फ्रेम किए गए, आपको प्रतीत होंगे। जितना यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए थे उसी से डायरेक्टली यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं। चाहे आप करंट अफेयर के क्वेश्चन ले लें, इकोनॉमिक सर्वे की, जैसे हमने कहा है कि आपको समरी देंगे। इकोनॉमिक सर्वे की समरी जैसे नेक्स्ट ईयर की मिलेगी, जब इकोनॉमिक सर्वे सरकार रिलीज़ करेगी तो उसका भी हम समरी देते हैं। पूरा आपको इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना पड़ता है 600-700 पेजेस का।
सो जो जो यहाँ पे पूछा गया है इतनी न्यूज़ थी, हमने दी थी, कोई बहुत बड़ा पेज नहीं, ठीक है। इससे डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहे हैं। ये हमारा टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज बहुत हमारा कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन इंटेंसिव, इन्फॉर्मेशन डेंस टेस्ट सीरीज होता है, फैक्ट डेंस टेस्ट सीरीज होता है। तो इससे बहुत अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं, एकदम लास्ट मोमेंट में अपना रिवीजन कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज से। पेड क्विज और टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। जो जहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है, चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप ले लें, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन रहता है किस तरीके से इसको आपको अटेम्प्ट करना है। टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन से कई बार हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये जो 780 पेजेस निकाले गए थे लास्ट टाइम, ठीक है, उसमें से कई सारे पेजेस इस साल के स्टडी मटेरियल में आपके शामिल किए हैं, बल्कि हमने और ज़्यादा इसको इन्फॉर्मेशन डेंस बनाया है और फैक्ट्स को इम्प्रूव किया है, इसमें इन्फॉर्मेशन रिच इसको बनाया है कि जो फैक्ट कई बार नॉर्मल बुक्स में बिना दिए हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। जो थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन वाला आया था, पूरे के पूरे 3 थ्योरीज यहाँ पे गिवन थे, जिससे आप यहाँ पे मैच कर सकते थे। और पेड क्विज से लगातार हमने बताया आपको 40 क्वेश्चंस करीब पेड क्विज से कर सकते थे। हमने सारे प्रूफ यहाँ पे गिवन है, मतलब दिए हैं। ये योजना के वर्ष से चाहे मिलाने को आया हो, चाहे ये फैक्चुअल करंट अफेयर हो जो कई बार नहीं दिया रहता है, तो वो सब हमने यहाँ पे करवाया है। और ये जितना भी है, कोई ऐसा नहीं है कि ये 2-4 हज़ार पन्नों में है, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में बहुत क्रिस्प शॉर्ट कर दिया गया स्टडी मटेरियल। और कई बार वो इन्फॉर्मेशन भी गिवन है जो जनरली बुक्स में मिसिंग है। जैसे ये नौजवान माफ़ कीजिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा का पूछा गया था, संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता के द्वारा किया गया था। तो जितने मेंबर्स थे सबके नाम हमने लिखे हैं, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। इसमें जनरली इंद्र नारायण द्विवेदी गिवन ही नहीं है कहीं, आप उठा के देख सकते हैं। बुक्स इस साल तक भी शायद अपडेट नहीं हुआ है, हमने यहाँ पे सारे मेंबर्स के नाम लिख के दिए थे। तो इसी वजह से हमारे स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, अजीजुद्दीन किरमानी वाला या अजीजुद्दीन खान वाला ये क्वेश्चन आया था, ये भी हमने हमारे स्टडी मटेरियल में से था। जो G20 से पूछा गया था वो भी था। इस साल भी जो G20 समिट से आ सकता है, हमने पूरा पेज एक दिया है सितंबर मंथ करंट अफेयर में, आप देख सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन नीडेड है G20 के लिए सब हमने वहाँ पे दे दी है। अगेन टेस्ट सीरीज से कई सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस किए जा सकते थे, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चंस जो पूछा गया है वही वो यहाँ पे कराया गया है। तो मतलब आपको कई बार अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पेड क्विज भी अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर ले गए, रिलीजियसली सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, तो कई बार आपको एक एक फैक्ट उठा करके याद नहीं करना पड़ेगा। करंट अफेयर में तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ये इस साल का ही नहीं, पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस आप हमारा देख सकते हैं। अगर मान लीजिए 33 क्वेश्चंस आते हैं या 35 क्वेश्चंस आते हैं, आप 34 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। मतलब हमारी एक्यूरेसी 98 से 99% रहती है। कोई बहुत पुराना क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो टाइम स्पैन से ही बाहर है। मान लीजिए 2023 में पेपर हो रहा है, 2021 का कुछ पूछ लिया तो वो हम नहीं कह सकते हैं, वो भी हमारे से आया होगा निश्चित तौर पर, लेकिन पहले करंट अफेयर में। हमारे करंट अफेयर से 100% क्वेश्चन आप लगभग सही कर सकते हैं, और ऐसा आप किसी भी मैगजीन से फिलहाल नहीं कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में हमारा मंथली करंट अफेयर आप देख ही सकते हैं। हमारा मंथली करंट अफेयर कितने पेजेस में? अराउंड 30 पेजेस में, कभी 27 पेज में होता है, कभी 33 तक पेज हो सकता है, 32-31 पेज में होता है। पूरा अच्छी तरीके से आप मंथ का करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, बिना कोई वीडियो देखे लंबे लंबे, बिना कोई न्यूज़ सुने इधर उधर की, बिना किसी न्यूज़ वेबसाइट को फॉलो करे हुए, बिना किसी प्रसार भारती को पढ़े हुए। जितने भी न्यूज़ जरूरी होती है सब हम यहाँ पे करा देते हैं, और उससे एग्जाम में आता भी है। कई बार ऐसा होता है कि जो MCQ हमने पूछा उसी को थोड़ा सा अलग करके आयोग पूछ लेता है। जैसे हमने यहाँ पे पूछा कि सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने किस डिनोमिनेशन के नोट से ये फेस हटाया था, एलिजाबेथ का, क्वीन एलिजाबेथ का फेस हटाया गया था, इसमें उस देश का नाम पूछ लिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे कई सारे रिपीट होते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सभी के नाम हमने यहाँ पे लिख के दिए थे। आसफ अली भी, मतंगिनी हजरा भी, कनक लता बरुआ भी, और शांति घोष जो कि ऑप्शन में नहीं गिवन है, इनके बारे में भी जानकारी गिवन थी हमारे नोट्स में उस टाइम पे भी, कि यह किस आंदोलन में इन्वॉल्व थी या फिर इनकी क्या भूमिका थी फ्रीडम स्ट्रगल में। उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित आ सकता है सब हम यहाँ पे कराएंगे। रैंक्स हो गया, इंडेक्स हो गया, जो कई सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, सब यहाँ पे कवर करा दिया जाता है। रैंक्स रिपोर्ट से तो कभी मिस होता ही नहीं हमारा क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा मैं आपको आश्वस्त करने के लिए बता रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं मानिएगा, सब फैक्ट यहाँ पे दे रहा हूँ इसीलिए कि जो जो यहाँ पे पूछा गया है सब हमारे नोट्स में ऑलरेडी गिवन रहता है। ये पहले का नहीं, मतलब ये इस तरीके का नहीं है जैसे अदर बुक्स में होता है कि पेपर में क्वेश्चन आने के बाद एक्सप्लेनेशन दिया जाता है।
हमारे नोट्स के साथ क्या है कि जो पेपर में आना होता है वो पहले ही हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लगातार देख सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस जो बहुत फैक्चुअल हैं हिस्ट्री के भी, वो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। पेड क्विज से मैंने बताया, पेड क्विज से कई सारे क्वेश्चंस, ये सब प्रूफ यहाँ पे गिवन है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। जितने भी कई सारे क्वेश्चंस नए फ्रेम करने की आयोग कोशिश करता है, पूरा डेटा होता है हमारे पास। जैसे इस समय इसमें ये पत्नियों से मिलाने का आया था, कौन किसकी पत्नी है या फिर कौन किसकी पुत्री है उससे मिलाने को आया था। कौन किसका जो है वजीर है इससे मिलाने को आ सकता है, कौन सा कॉइन किसने चलाया इससे मिलाने को आ सकता है। ठीक है, तो जितने भी जैसे कि मान लीजिए इसमें शासक आ गया और किस जो है वो ट्राइब से बिलोंग करता है, ये सब भी जो है गिवन है हमारे नोट्स में। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में ले लें, साइंस में ले लें, इन्वायरमेंट में ले लें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर तो आपको मैंने दिखाई दिया। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी बुक की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। पूरे नोट्स को हमारी टीम ने अच्छे से देख करके, हम हर बार जो है हम अपडेट करते हैं। पुराने नोट्स आप देख रहे होंगे अगर मार्केट में, तो वो नहीं दिए जाएंगे आपको, अपडेटेड नोट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, जिससे जो भी क्वेश्चन आ जाए, अब नए क्वेश्चन भी आ जाए अगर, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें, जो अन्य किसी बुक में जनरली नहीं दिए होते हैं। अभी मैंने सिर्फ 2023 का दिखाया था, 2022 में भी जो ये पेपर हुआ था इसमें भी आप देख लीजिए, जो जो यहाँ पे पूछा गया उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हुए हैं हमारे पेड क्विज में से, टेस्ट सीरीज में से और करंट अफेयर में से, जीएस के स्टडी मटेरियल में से। जो जो जितना जितना पूछा गया है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है आपके पास, और जितना पूछा गया है लगभग उतनी इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है हमारे पास। ठीक है, ये हाईलाइट करके इस वजह से यहाँ पे दिखाया गया है। तो पूरे 3-4 साल का डेटा हम यहाँ पे आपको दिखा चुके हैं पेड वाले टेलीग्राम में। कुछ लोगों को अलग से दिखाना होता है, इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ। जो जो जितना जितना इन्फॉर्मेशन गिवन रहता है हमारे में, एक टेबल बनी हुई है उसमें से ये पूरा दिया हुआ है 5th बिम्स्टेक समिट के बारे में, जो कि श्रीलंका में हुआ था उस टाइम, तो 2022 में। तो उसी से ही दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ लिए गए। ऐसा ही आपके पेपर में भी होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसी वजह से जो करंट अफेयर दिया गया है, जो आपको जीएस के नोट्स दिए गए हैं, उसको रिलीजियसली फॉलो करना आप शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे स्क्रॉल ही कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से क्या क्या आता है। तो जितने भी फेवरेट एरियाज हैं यूपीपीएससी के, जैसे लिस्ट वाले क्वेश्चंस हो गए, और जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन जिसको कथन कारण भी कहते हैं, काल क्रम अनुसार लगाने वाले सवाल, यानी जो क्रोनोलॉजी वाले सवाल होते हैं, वह सब भी आप इसमें कर सकते थे। सारा डेटा यहाँ पे ऑलरेडी गिवन रहता है आपको, वो भी बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में। कई सारी बुक्स का अध्ययन आपको नहीं करना पड़ता है। ठीक है, बुक्स हम यहाँ पे रिकमेंड करते ही नहीं प्रीलिम्स के टाइम पे, टोटल आपको सब कुछ नोट फॉर्म में दे दिया जाता है। और पेड क्विज से भी कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इस वजह से पेड क्विज को तो बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है। तो ईयर वाइज जीएस पेपर 1 में देख लेते हैं किस ईयर से मतलब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। प्रायोरिटी सेट करने में आपको आसानी रहेगी किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, आर्ट कल्चर हो गए, बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं इसमें, तो इन पर आप जो है कम फोकस कर सकते हैं, या फिर बाकी विषय पूरे होने के बाद ही इनको पढ़िए आप। आर्ट कल्चर का रोल ज़्यादातर यूपीपीएससी में होता है, मेंस में, प्री में नहीं होता इतना। तो हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कह सकते हैं। हिस्ट्री से कुल 15 सवाल यहाँ पे आए थे, 10 इसमें एंशिएंट के थे, 5 यहाँ पे मेडिवल के थे। मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ पे 11 प्रश्न आए थे, जिसको फ्रीडम स्ट्रगल भी हम लोग कह सकते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट इसमें शामिल है मॉडर्न में। तो 11 सवाल इसमें आए थे, 9 सवाल इसमें आए थे मॉडर्न हिस्ट्री से, 11 सवाल इसमें आए थे, इसमें 6 आए थे, इसमें 9 आए थे। अच्छा, कुछ लोग जैसे आपको रिकमेंड कर देते हैं केवल मॉडर्न हिस्ट्री तैयार कर लीजिए, तो ऐसा कभी मत करिएगा, क्योंकि एंशिएंट और मेडिवल का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। कन्वेंशंस को तोड़ने का प्रयास आजकल सभी एग्जाम पैनल कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे इसमें 15 सवाल आए थे, क्या आप 15 सवाल छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं? नहीं। किसी भी एक सब्जेक्ट से आप पूरे सवाल नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा करने वाले जनरली कट ऑफ से पीछे रह जाते हैं। तैयारी के दौरान, जैसे ही मैं क्रैश कोर्स में भी आपको बता रहा हूँ, तो सारे सब्जेक्ट ही आपको तैयार करने हैं। प्रायोरिटी यहाँ सेट कर सकते हैं कि आर्ट कल्चर को, एग्रीकल्चर को थोड़ा सा कम समय देंगे यहाँ पे। मिसलेनियस जैसे टॉपिक हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। सो इस तरीके से आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। तैयारी के दौरान सब कुछ पढ़ेंगे, एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करते समय आप बिल्कुल पिक चूज कर सकते हैं कि कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है। तो यूट्यूबर्स के फर्जीवाड़े से दूर रहें। जो कोई भी फर्जीवाड़ा कर रहा है, कोई क्लेम कर रहा है, फर्जी बातें फैला रहा है कि मैंने ये 3 बुक्स पढ़ी, बस आप ये 3 ले लीजिए, इससे हो जाएगा। क्या 3 बुक्स में पूरा सिलेबस कवर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सिलेबस आपको जी जान से कवर करना है।
एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आप अटेम्प्ट करिए और देखिए कि जो उसमें आपको सबसे अच्छा आता है उसको पहले करिए, फिर उसमें वहाँ पे नहीं चलेगा ये जिद्दबाजी की जो हमने तैयार किया सबसे अच्छा हम उसी के क्वेश्चन से अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे चीज़ें नहीं काम करते हैं। आप सब कुछ पढ़ेंगे, जितना एटलीस्ट जो हम देंगे लिस्टिंग कंपाइलेशन में एंशिएंट मेडिवल वो आपको तैयार करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप टोटल देखें हिस्ट्री से तो 15 इधर 10 इधर, तो इस तरीके से 26 सवाल कुल मिलाकर इससे आए थे हिस्ट्री से, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न से। तो 15 और 24 इधर, 24 सवाल इधर आ गए थे। आप देखिए 19 सवाल करीब इधर आए और 22 सवाल करीब इधर आए, 21 सवाल करीब इधर आए। तो हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब 20 से ऊपर ही सवाल हर बार आते हैं, 25 तक भी हो सकते हैं इवन। पहले तो 28 से 30 सवाल तक भी हिस्ट्री के आ जाया करते हैं। तो हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन प्रायोरिटी में सबसे नीचे रहेगा। मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, इस वजह से आपको स्टडी करना है, लेकिन अदर सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी आप दे सकते हैं। कहने का आशा है कि जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर रहे हो तो हिस्ट्री का एक बार रिवीजन कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट का 2 या 3 बार कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी हिस्ट्री छोड़ देंगे। जो नोट्स में हमने दिया है लिस्टिंग कंपाइलेशन में और जो पेड क्विज में क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री के, जो टेस्ट सीरीज आपकी होगी हिस्ट्री की, वो आप जरूर अटेम्प्ट करेंगे। इंडियन इकोनॉमी से इसमें जैसे लिखा हुआ 11 ब्रैकेट में 7 करंट अफेयर है, तो इकोनॉमी के करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, स्टैटिक के कम होते हैं। करंट अफेयर इकोनॉमी और स्टैटिक इकोनॉमी में क्या अंतर होता है इसको पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, कई लोगों में क्लैरिटी नहीं होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर से मैंने कुछ स्निपेट्स लिए हैं, तो यहाँ पे देखें आप। जैसे ये वाला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी स्टैटिक का क्वेश्चन, स्टैटिक इकोनॉमी। स्टैटिक इकोनॉमी जो डेफिनेशन बेस्ड है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जिसके कॉन्सेप्ट जनरली नहीं बदलते हैं, ठीक। और फिर ये सेकंड में जैसे राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये वाला सवाल आप देखिए, ये वाला सवाल है इकोनॉमी करंट का। ये वाला सवाल किसका है? ये है इकोनॉमी करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर का वेटेज इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि टोटल करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल उत्तर प्रदेश का तो आता ही है, रीजनल भी आता है, इकोनॉमी करंट अफेयर भी काफ़ी वेटेज रखता है यूपीपीसीएस में। जैसे इसमें संघीय बजट यानी यूनियन बजट का पूछा 2023 में से, योजनाओं के आवंटन अनुसार बताइए कौन सा सही है। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशतता में कटौती की गई है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि की गई है। 2 स्टेटमेंट है, इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये हो गया इकोनॉमी करंट अफेयर। जैसे ये वाला एक आपका सवाल दिख रहा है, इसमें पूछा है मानव संसाधन से, ह्यूमन रिसोर्स से, तो इकोनॉमी का और ज्योग्राफी का मिक्स्ड क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से आर्थिक विकास और मानव संसाधन आपस में लिंक्ड हैं। तो ये सवाल इसमें पूछा गया, तो इसमें दोनों ही सही हो रहे हैं। वैसे तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ये PYQ जो है, जो दिखा रहा हूँ, ये आपको पूरा टाइप करके दिया गया है टॉपिक वाइज, तो इससे टेंशन नहीं लीजिएगा। ईयर वाइज भी हमने PYQ दिया है ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए, और टॉपिक वाइज भी दिया, जिससे सारे क्वेश्चन आप देख लें। जैसे पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में आए, तो इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे इकोनॉमी स्टैटिक। इकोनॉमी स्टैटिक का सवाल है। ऐसे सवाल कम आते हैं यूपीपीएससी में, जैसे मैंने ये वाला दिखाया था, इकोनॉमी करंट वाले सवाल ज़्यादा आते हैं। जैसे ये वाला सवाल है, ये आपका उत्तर प्रदेश के बजट से, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी करंट अफेयर। इकोनॉमी करंट अफेयर। ये वाला सवाल है, ये आपका बजट 2020-21 से है, प्रीवियस ईयर में, तो ये आपका इकोनॉमी करंट अफेयर का सवाल कहलाएगा। जो हमने ये वाला सवाल देखा, ह्यूमन रिसोर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो आपस में एसोसिएशन है, ये आपका इकोनॉमी स्टैटिक वाला सवाल कहलाएगा। तो इस तरीके से आपकी क्लैरिटी रहनी चाहिए, जिसमें रीसेंट आंकड़ों के बारे में बात होते हैं, जहां पर बात होती है बजट की, इकोनॉमिक सर्वे की, नए किसी डॉक्यूमेंट की, सरकार की नई रिपोर्ट की, इंडेक्स वगैरह की, तो वो होता है इकोनॉमी करंट अफेयर। और जो ये स्टैटिक डेफिनेशन बेस्ड या फिर जो कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमी के, वो पूछा जाता है, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं इकोनॉमी के, तो होता है स्टैटिक इकोनॉमी। तो आई होप आप क्लैरिटी होगी स्टैटिक इकोनॉमी के कौन से क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमी करंट अफेयर के कौन से क्वेश्चन होते हैं। ये वाला सवाल इकोनॉमी करंट अफेयर में आएगा, इसमें भी बजट से पूछा है, बजट 2023-24 का ये सवाल है, इसी साल के बजट का। तो इसमें पूछा है कि कितना किस पे आवंटन किया गया है, किस योजना को कितना एलोकेशन किया गया है। तो ये फिगर जैसे इसमें पूछे गए हैं, तो आप इस तरीके से भी डिमार्केट कर सकते हैं कि इकोनॉमी करंट अफेयर में क्या होते हैं, फैक्ट्स और फिगर ज़्यादा होते हैं, डेटा होता है। और इकोनॉमी स्टैटिक में क्या होता है, इकोनॉमी स्टैटिक में होते हैं कॉन्सेप्ट्स,
डेफिनेशंस और अवधारणाएं। तो इकोनॉमी में जितने भी सवाल आते हैं मोस्टली करंट अफेयर से आते हैं। स्टैटिक इकोनॉमी के कम सवाल आते हैं, हालांकि स्टैटिक इकोनॉमी की भी पूरी तैयारी कराएंगे ऐसा नहीं है। कंपाइलेशन पीडीएफ आपको स्टैटिक इकोनॉमी की भी मिलेगी। जनरल साइंस इसमें आती है, साइंस टेक इसमें नहीं आती है। साइंस टेक जितनी भी आती है थोड़ी बहुत वो करंट अफेयर में हमारी कवर हो जाती है। मेजर पोर्शन यूपीपीएससी में रहता है जनरल साइंस का, जबकि यूपीएससी में क्या रहता है, मेजर पोर्शन होता है साइंस टेक का। साइंस टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस में फ़र्क इस तरीके से होता है। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर से जो स्निपेट है 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स का, उससे है इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, यानी कि प्रोटीनों का जो डाइजेशन है, पाचन है, वो कहाँ से शुरू होता है ह्यूमन बॉडी में, तो ये स्टमक से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है ऑफिशियल की के हिसाब से। साइंस टेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 का सवाल है, तो ये प्योरली एक साइंस टेक का क्वेश्चन, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स होते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं, करंट अफेयर में होती हैं, उससे सवाल आते हैं। 2020 से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा का विषय बना हुआ है और अब जो 2023 में कई सारे इसके एप्लीकेशन भी सामने आने लग रहे हैं। तो एआई के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं वो इसमें पूछा गया है। यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक इसको हमको दिए गए कोड से सही चूज़ करना है। तो जनरल साइंस के सवाल आते हैं जनरली यूपीपीसीएस में, और साइंस टेक के तो लगभग पूरे सवाल, मतलब जितनी भी साइंस आती है साइंस टेक ही होता है यूपीएससी में। यूपीपीएससी में क्या होता है कि जनरल साइंस ज़्यादा आता है, साइंस टेक बहुत लिमिटेड आता है, वो भी हमारे करंट अफेयर में कवर हो जाता है। साइंस टेक्नोलॉजी से जो भी 1-2 प्रश्न आएंगे वो करंट अफेयर से लिंक होकर के होते हैं। साइंस समिट कहाँ पे हुई, या फिर कोई भी साइंस का डेवलपमेंट भारत में कहाँ हुआ, कोई सेंटर कहाँ पे खुला, तो वो हमारे मंथली करंट अफेयर में ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो जनरल साइंस के बाद इंडियन पॉलिटी को देखेंगे। इंडियन पॉलिटी का भी काफ़ी वेटेज रहता है, डबल डिजिट में इसमें क्वेश्चन आते हैं। 22 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था, 16 क्वेश्चन 2022 में, 2021 में 26 क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन 2020 में भी आए थे, 20 क्वेश्चन 2019 में भी आए थे। तो 20 के राउंड क्वेश्चन पॉलिटी से आते ही आते हैं, ज़्यादातर फैक्चुअल सवाल होते हैं। यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही आता है, और डबल डिजिट में इसमें भी सवाल आते हैं। 20 क्वेश्चन के राउंड इसमें भी आते हैं, कई बार जो है 25 तक भी सवाल इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 18 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला करके। इसी में ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह सब शामिल है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से 6 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 8 तक भी आ सकते हैं, 4-5 डबल डिजिट में भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन इसमें आए हैं। यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर से सिंगल डिजिट में ही क्वेश्चन आते हैं, अभी बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है यूपी जीके और यूपी करंट का। 6 सवाल आए थे, 4 यूपी जीके, 2 करंट अफेयर के, इसमें 8 आए थे, 2 यूपी बजट से आए थे, 2 यूपी करंट से, 4 यूपी जीके से। 8 सवाल इसमें आए थे, यूपी बजट से 2 क्वेश्चन आए थे, फिर 1 यूपी जीके से और बाकी करंट अफेयर से। 4 इसमें यूपी जीके करंट अफेयर से आए थे, 1 ही सवाल इसमें आया था 2019 में। करंट अफेयर अगेन नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर अगर हम देखें तो 30 सवाल इस पे करीब आते हैं। 33 इस बार आए, मतलब आए थे 2021 वाले में, 28 सवाल 2020 वाले में, और 28 सवाल 2019 वाले में भी 29 सवाल इसमें आए हैं। तो करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपने देखा। यूपी करंट भी इसमें जोड़ लीजिए और इकोनॉमिक करंट अफेयर जोड़ लीजिए तो करीब 40 सवाल करंट अफेयर के आते हैं। अगर हम इसमें इकोनॉमिक करंट अफेयर भी जोड़ लें और यूपी करंट अफेयर भी अगर इसमें प्लस कर लें तो इस तरीके से 40 सवाल करीब आपके करंट अफेयर के होते हैं। प्रीलिम्स 2024 के लिए क्या कैसे पढ़ना है इसकी पूरी लिस्ट हम बनाते हैं। ये फॉर्मूला बनाए जाते हैं SCL करके, SCL इसमें BP, फिर BPSCL होता है। ये फॉर्मूला अब वर्क नहीं करेगा, इस वजह से जो नया फॉर्मूला हमने नीचे बनाया है इसको देख लीजिए आप। 3 स्टेज स्ट्रैटेजी में यही फॉर्मूला फॉलो करते हैं हम लोग, लेकिन अब यहाँ पर टारगेटेड प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज क्या कैसे पढ़ना है इसको ध्यान से अब आप देख लीजिए। तो सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या पढ़ना है इसको देख लीजिए। प्रायोरिटी वाइज है, सबसे पहले क्या है उसको पहले पढ़ना है, मतलब सबसे पहले जो लिखा है उसको पहले आपको कंप्लीट करना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से। जैसे हिस्ट्री में लिस्टिंग कंपाइलेशन सबसे पहले लिखा है तो सबसे पहले आपको लिस्टिंग PDF और कंपाइलेशन PDF पढ़ना है, हर हाल में इसको स्टडी करना है आपको, सबसे पहले ये करना है। देन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको PYQ पढ़ना है। PYQ से हिस्ट्री वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं। टेस्ट सीरीज जो आएगी आपकी, जैसे सेक्शनल टेस्ट होंगे हिस्ट्री के, फुल एंड टेस्ट होंगे, उसमें हिस्ट्री के सवाल लगाने हैं। और फिर जो हमारे MCQ बैंक हैं, लास्टली क्या करना है सब्जेक्ट वाइज में, MCQ बैंक एकदम लास्ट में, जब ये दोनों पोर्शन आपके हो जाएं तब MCQ बैंक पर आप आइए। टॉप 500 एंशिएंट के क्वेश्चन हैं, टॉप 500 हमारे मिडिवल के, टॉप 500 मॉडर्न के हैं और 1000 ईजी लेवल वाले भी हैं। तो भरपूर प्रैक्टिस के रिसोर्सेज दिए हुए हैं,
लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको कंटेंट पढ़ना है लिस्टिंग और कंपाइलेशन का। देन आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। हमारे पेड क्विज में कई सारे हिस्ट्री क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पेड क्विज में क्वेश्चंस मिक्स्ड करके हैं, सब्जेक्ट वाइज नहीं है, तो कई सारे क्वेश्चंस आप वहाँ सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू पूरा सॉल्व करेंगे हिस्ट्री का, जो टॉपिक वाइज हमने दिया है उससे हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेस्ट सीरीज होगी उससे सॉल्व करेंगे, पेड क्विज से, और फिर एमसीक्यू बैंक पर। ऐसे ही ज्योग्राफी में भी है सेम पैटर्न। लिस्टिंग कंपाइलेशन सबसे पहले पढ़ना है, पीवाईक्यू से ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस करने हैं जितने यूपीपीएससी में आए हैं, जो टॉपिक वाइज पीडीएफ हमने दी है। टेस्ट सीरीज आपको देखना है, सेक्शनल टेस्ट जो होंगे इसके, और फुल लेंथ टेस्ट में जो ज्योग्राफी क्वेश्चंस होंगे वो करना है। क्विज से ग्रुप जो चल रहा है उससे ज्योग्राफी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, और फिर जो हमने प्रैक्टिस के अलग से एमसीक्यू बैंक दिए हैं एनसीईआरटी बेस्ड, वो आप करिए। तो एमसीक्यू बैंक जो है, जो आपको दिया गया है, टॉप 500 सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हैं, टॉप 890 हैं, किसी में 1000 है, वो आप करेंगे लास्ट में, जब आप पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लेंगे सब्जेक्ट वाइज, जब आप हमारी टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, जब आप पेड क्विज लगा लेंगे, उसके बाद आप एमसीक्यू बैंक पर आइए। तो पॉलिटी में भी यही हमको करना है। सबसे पहले लिस्टिंग और कंपाइलेशन आपको कंप्लीट करना है पॉलिटी की, फिर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं पॉलिटी के सारे जितने भी आए हैं यूपीपीएससी के पीवाईक्यू में। टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और पेड क्विज से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और फिर 500 एमसीक्यू बैंक में क्वेश्चन दिए हुए हैं पॉलिटी के। तो 500 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू बैंक के हैं वो लास्ट में कीजिएगा, पहले पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा जो हिस्ट्री के हैं, पेड क्विज के क्वेश्चंस लगाइएगा, टेस्ट सीरीज के लगाइएगा, लिस्टिंग कंपाइलेशन अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, उसके बाद लास्ट में जो एमसीक्यू बैंक से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। इकोनॉमी में क्या, इकोनॉमी कोई लिस्टिंग तो होती नहीं, तो इसमें आपको क्या करना है, इकोनॉमिक कंपाइलेशन पीडीएफ पढ़ना है। बजट की इकोनॉमिक सर्वे की समरी दी जाएगी, यूपी बजट की समरी दी जाएगी जब ये डॉक्यूमेंट सरकार द्वारा रिलीज हो जाएंगे। जनवरी नहीं, एक्चुअली फेब फर्स्ट वीक तक ये रिलीज होगा, तो आपको जो है उपलब्ध इसको करवा देंगे फेब एंड के करीब। तो आप इसको लास्ट मोमेंट में स्टडी कर लीजिएगा, आपको करीब 20-25 दिवस इसको स्टडी करने के लिए मिल जाएंगे, जो कि सफिशिएंट होंगे। बहुत शॉर्ट में हम लोग समरी देते हैं, बहुत क्रिस्प। आप ये डेटा को पढ़िएगा और इकोनॉमिक कंपाइलेशन कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे इकोनॉमी के जो स्टैटिक वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने दिखाया इकोनॉमी के स्टैटिक वाले क्वेश्चंस, वो इकोनॉमिक कंपाइलेशन से आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी इकोनॉमी करंट अफेयर क्वेश्चन इन सब डॉक्यूमेंट से सॉल्व होंगे। बजट की हम समरी देंगे, इकोनॉमिक सर्वे की, यूपी बजट की समरी आपको देंगे, इससे इकोनॉमी के करंट अफेयर वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो इकोनॉमी कंपाइलेशन से कौन से क्वेश्चन सॉल्व आप कर पाएंगे, इकोनॉमी स्टैटिक वाले, और ये जो समरी वगैरह हम देंगे बजट की, इकोनॉमिक सर्वे की, इससे आप इकोनॉमी करंट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैं कुछ चीज़ों को बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि कई बार आप लोग अलग से पूछते हैं डिस्कशन ग्रुप में कि इसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। एनवायरनमेंट में लिस्टिंग कंपाइलेशन टॉप प्रायोरिटी पे है, लिस्टिंग इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट की लिस्टिंग पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, कंपाइलेशन भी ज़रूरी है। और फिर आप पीवाईक्यू सारे लगा लीजिएगा एनवायरनमेंट के। टेस्ट सीरीज जो होगी, सेक्शनल टेस्ट एक होगा एनवायरनमेंट का, उसको सॉल्व करिएगा, और फुल लेंथ टेस्ट होंगे उसमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चन, और पेड क्विज में एनवायरनमेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, उतना ही सफिशिएंट होगा। हमने जो है शंकराइज बुक से कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं डिफिकल्ट लेवल के, अगर आपके पास टाइम बचता है इतना सब कुछ करने के बाद, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। साइंस में भी यही करना है। साइंस के जो 600 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, वो आप लास्ट में तभी करिएगा जब आप साइंस की लिस्टिंग कंपाइलेशन कंप्लीट कर चुके हो, पीवाईक्यू सारे लगा चुके हो साइंस के यूपीपीसीएस वाले, और टेस्ट हमारे लगा चुके हो, और पेड क्विज से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो साइंस वाले। पेड क्विज से तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, सारे के सारे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। पेड क्विज बहुत जरूरी है इस साल की, सारे क्वेश्चन रेलिवेंट है। करंट अफेयर का सबसे सर्वाधिक वेटेज है। करंट अफेयर की जितनी पीडीएफ आपको दी गई, जैसे मई मंथ से लेकर नवंबर तक की पूरी आपको दे दी गई है प्री स्पेशल वाली सबसे पहले पढ़ना है। डेली का मंथली वाला आप कंप्लीट कर पाएँ तो कीजिए, अदरवाइज ये प्री स्पेशल वाला बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अभी हम इन्हीं में करंट अफेयर में से, इसी पीडीएफ में से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन भी कराएंगे। रिवीजन यूट्यूब में चलेगा, लेकिन उसकी पीडीएफ रिवीजन की आपको पेड रूप में मिल जाएगी। एक बार आपने अगर एक रीडिंग इसकी कर ली मई से नवंबर तक की, फिर आपको दिसंबर करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, जनवरी का पढ़ना पड़ेगा, और जब तक एग्जाम डेट नहीं आ जाती उसके मतलब 20 दिन पहले तक का करंट अफेयर हम अपडेट करते रहेंगे ग्रुप में। इसका सबका रिवीजन भी होगा। तो एक बार आपने मंथली प्री स्पेशल वाली पीडीएफ कंप्लीट कर ली और फिर रिवीजन वाली पीडीएफ पढ़ ली, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है 90% सवाल करंट अफेयर के सॉल्व करने से, जिसके प्रूफ हमने शुरू में ही इसलिए दिखा दिए थे। कट ऑफ जो हमने अपना प्री डिटरमाइन किया कि हमको 100 सही क्वेश्चंस निकालने हैं श्योर रहने के लिए। कट ऑफ कम भी रह सकता है, कट ऑफ तो आपने देखा 85 से लेकर के 95 तक वेरी करता है, लेकिन हमको श्योर रहना है, हर हाल में हमको कट ऑफ क्लियर करना है। हमको सही 100 सही क्वेश्चंस निकालने हैं, निगेटिव मार्किंग हटा करके।
आफ्टर डिडक्टिंग 1/3 नेगेटिव। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? ऐसा करने के लिए हमको पेपर पर टारगेट करना होगा। 150 क्वेश्चंस का जो पेपर आता है वो रफली इस तरीके से डिवाइड होता है, ये मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर और पिछले जितने भी 4 पेपर हुए हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। ईजी क्वेश्चंस की संख्या करीब पेपर में 40 होती है। 40 ईजी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप इजी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो छोटा क्वेश्चन है वो इजी ही होता है, ऐसा नहीं है। कई बार वन वर्ड वाला क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट हो सकता है यूपीपीसीएस में। मैं एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ कि जो इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर एक क्वेश्चन में एक ही 2 इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, इनको हम इजी क्वेश्चन टर्म दे सकते हैं। इस तरीके के सवाल करीब 40 सवाल आते हैं एक पेपर में। हमारे यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स पेपर में 40 करीब ऐसे सवाल होंगे जो आपको सही निकालने हैं। ये सारे के सारे लगभग आपको ये मान के चलिए कि अगर 40 आते हैं तो 38 सवाल हर हाल में आपको सही निकालने हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इजी क्वेश्चंस को गलत ना करें, इजी क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करें इस तरीके के जो आते हैं। तो अगर आप 40 में से यहाँ पे 38 या 37 सवाल यहाँ पे निकाल ले गए, फिर उसके बाद जो आपके मॉडरेट टाइप के सवाल आते हैं। मॉडरेट टाइप के सवाल मतलब जो इजी और डिफिकल्ट के बीच के होते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, जहाँ पर यूपीपीसीएस आपसे एक सवाल में कई सारी इन्फॉर्मेशन पूछता है। कुछ इस तरीके के सवालों को हम लोग मॉडरेट टाइप की कैटेगरी में रख सकते हैं, जो ये आपके मैचिंग वाले सवाल होते हैं। इसको मैचिंग वाला प्रश्न कह सकते हैं, जिसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके दिया रहता है और कई बार लिस्ट में मेंशन भी नहीं होता है कि किसका किसका लिस्ट है। जैसे इसमें तो मेंशन है कि प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र से मिलाना है, कौन सा प्राकृतिक वनस्पति कहाँ मिलेगा उससे मिलाना है, लेकिन कई बार जो है ये लिस्ट नहीं गिवन होती है। तो इस तरीके के मॉडरेट लेवल के सवाल होते हैं। इस तरीके के सवाल होते हैं हर सब्जेक्ट में बना सकता है यूपीपीसीएस, साइंस में बना सकता है, इकोनॉमी में, करंट अफेयर में भी बना सकता है, एनवायरमेंट में भी बना सकता है। कुछ इस तरीके के प्रश्न होते हैं, आपने देखा, इसमें पूछा जाता है कौन सा जैसे सही सुमेलित नहीं है। कुछ इस तरीके भी होते हैं जिसमें पूछा जाता है कौन सा सही सुमेलित है, मतलब 3 जो है गलत सुमेलित होंगे और एक सही सुमेलित होगा। इसमें क्या है कि इसमें 3 सही सुमेलित हैं और एक गलत वाला सुमेलित है, वो हमको फाइंड करना है इसमें। तो ये वाले कुछ मॉडरेट लेवल के सवाल हम लोग कह सकते हैं इस तरीके के आते हैं। ये मॉडरेट लेवल के सवाल हम लोग कह सकते हैं। इस तरीके के काफ़ी सारे मॉडरेट लेवल के सवाल आते हैं, करीब 60 से 70 सवाल मॉडरेट लेवल के ही होते हैं। मॉडरेट लेवल के सवाल हर सब्जेक्ट में 60 से 70 करीब पूरे पेपर में से होते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस से रिलीजियसली पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे कंटेंट से पढ़ेंगे, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे, तो 60 से 70 में से कम जो है 50-55 सवाल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कई बार कट ऑफ आपका इसी में क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ डिफिकल्ट लेवल के सवाल बचते हैं, कंसेप्चुअल सवाल बचते हैं। इसमें भी ऐसा तो है नहीं कि आप सारे छोड़ देंगे। अगर आपने इसमें 5 से 10 सवाल भी निकाल लिए तो आराम से आपका कट ऑफ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अराउंड यही कैलकुलेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, ये सब कैलकुलेशन पेपर के दिन वैसे करना है, पहले से नहीं लेके चलना है। मैं जनरलाइज्ड आइडिया आपको दे रहा हूँ जिससे तैयारी में आपको आसानी रहे कि आपको इजी क्वेश्चन तो सारे के सारे सॉल्व करने हैं। मॉडरेट से आपको मुकाबला करना होगा। मॉडरेट से वो लोग मुकाबला कर पाएंगे जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट अच्छे से पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। हो सकता है आपको कुछ जगह पर नोट्स भी बनाने पड़े, पेड क्विज आपको सारी सॉल्व करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा, मंथली करंट अफेयर को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये जो है सब जवाब नहीं, ये हकीकत भी हो सकती है। तो इतना करके आप आराम से जो है नेगेटिव हटा करके 100 क्वेश्चन अपने सही वाले निकाल ले जाएंगे और आराम से फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये दिखा दे रहा हूँ कि डिफिकल्ट लेवल के सवाल हम लोग किसे कहते हैं, किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में, पॉलिटी में, कई बार इन्वायरमेंट तक में ये क्रोनोलॉजी वाले सवाल काफ़ी यूपीपीसीएस बनाना पसंद करता है, जिसमें ये घटनाएं या फिर कुछ कन्वेंशंस हो सकते हैं या फिर कोई इवेंट्स हो सकते हैं, उसको काल क्रम में हमको लगाना पड़ता है। तो इसमें आपको ईयर पता होना होता है, डेट्स वगैरह, कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, इसके बाद ये कुछ आपके कंसेप्चुअल सवाल होते हैं। अभिकथन इसमें दिया रहता है जिसको आश्वासन बोलते हैं, और कारण दिया रहता है जिसको रीजन बोलते हैं। आपको सबसे पहले तो इन दोनों में देखना पड़ता है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। दोनों यहाँ पे आपको चूज करना पड़ता है, फिर दोनों का रिलेशन भी देखना पड़ता है। सबसे पहले तो आप इसको इसमें देखना पड़ता है कि अभिकथन सही है या फिर नहीं सही है, फिर देखना पड़ता है यहाँ पे कारण सही है कि नहीं सही है, और फिर आपको इसमें देखना पड़ता है रिलेशन। तो ये काफ़ी एक अच्छे लेवल का सवाल होता है। यूपीएससी पहले ऐसे पूछता था और अन्य स्टेट पीसेस अब इसको कॉपी करने लगे हैं। यूपीपीसीएस भी ऐसे कई सारे सवाल डालेगा। करीब ये स्टेटमेंट और असर्शन वाले या फिर अभिकथन कारण वाले करीब आपको 9 से 12 सवाल आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाले सवाल आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, आपने हमारे मैटर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।
जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, पेड क्विज नहीं लगाएंगे, ये वाले सवाल आप जनरली नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस का महत्व इन डिफिकल्ट लेवल के सवालों को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप डिफिकल्ट लेवल के सवाल ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे तो बाकी लोगों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे एग्जाम में। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कई लोग इसको बहुत कठिन मानते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें सिंपल टेक्निक आपको फॉलो करना होता है कि सबसे पहले आपको इसमें देखना पड़ता है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये इस वाले सवाल इसलिए भी डिफिकल्ट माने जाते हैं क्योंकि इसमें गेस गेम नहीं चल सकता है, मतलब आप रैंडम ही किसी भी ऑप्शन को नहीं चूज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं पता है इन सभी दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में या फिर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हो रहे हैं। अगर आपको जरा भी अंदाजा नहीं तो जनरली ये सवाल गलत हो जाते हैं, मतलब इसमें गेस गेम नहीं चल सकता है, आपको अंडरस्टैंडिंग इसमें होनी चाहिए। तो मैं बता रहा था आपको कि करने का तरीका यही है कि पहले तो आपका ये पढ़ा हुआ होना चाहिए, बिना पढ़े ही आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो टॉपिक से सवाल बनेगा। तो करेक्ट है इनकरेक्ट है सबसे पहले आपको वो फाइंड करना है, बाद में इसका रिलेशन देखना है। अगर पहला वाला स्टेटमेंट या फिर अभिकथन अगर इनकरेक्ट निकल गया तो फिर रिलेशन आपको नहीं देखना पड़ता है, रिलेशन फिर आपको नहीं देखना है, फिर आपको सीधे ढूंढना है कि करेक्ट है नीचे वाला या फिर इनकरेक्ट है। अगर आपका टारगेट यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का है और आप हमारे ग्रुप में आ चुके हैं तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको अगर आप फॉलो कर लेकर रिलीजियसली अगर आप 6 से 7 घंटे स्टडी में लगे रहे तो आप डेफिनेटली जो है अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले डू है यहाँ पर रेगुलरिटी, यानी कि निरंतरता। निरंतरता नितांतता बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपने स्टडीज़ और प्रैक्टिस में लगे रहना है। अगले 100 दिवस तक कुछ नहीं देखना है सिवाय उस तारीख के, जो भी अभी तारीख अनाउंस होगी उसको टारगेट करके आपको अपने सिलेबस के साथ डेली जो है जीतना पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि फाइनल एंड गेम जो होता है वो प्रीलिम्स के दिन होता है, ऐसा नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि फाइनल गोल तो प्रीलिम्स है, लेकिन जो सिलेबस है बीच में, यानी कि जो आपका रास्ता है वो रेगुलर आपकी परीक्षा लेगा। जो लोग इस रास्ते में जो है पास कर जाते हैं वो आसानी से जो कट ऑफ तक पहुंच जाते हैं, नहीं तो फिर आपको फिर वही है कि गेस गेम आप करेंगे पेपर में, फिर आप जोड़ तोड़ करेंगे कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। जो सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना बहुत अच्छा पेपर प्रीलिम्स का करना चाहते हैं जिससे वो कट ऑफ के लिए श्योर रह सके। ठीक है, सिंगल सोर्स आपको फॉलो करना है। जो लोग ग्रुप में आ चुके हैं एटलीस्ट वो लोग सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करिए। जो भी हमने यहाँ पे लिस्टिंग कंपाइलेशन बताई है सिर्फ वही आपको पढ़ना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी कि फला वो बता रहा है क्या सर मैं ये वाला ले लूँ, फला ये बुक आई है, ये मैगजीन आई, सर क्या आप इसको रिकमेंड करते हैं। ये सब सवाल डिस्कशन ग्रुप में नहीं पूछिएगा। मेरा जवाब सही वही रहेगा कि जो स्ट्रैटेजी बताया गया वही करना है आपको। एक ही जगह से मिले कंप्लीट स्टडी मटेरियल को आपको लगातार फॉलो करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, इसी के आधार पर प्रैक्टिस करनी है, तभी आप जो है कट ऑफ क्लियर करना सुनिश्चित कर सकते हैं। रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है, कोई यहाँ पे जड़ी बूटी अभी तक नहीं बनी है। कई लोग क्लेम करते रहे पिछले 3-4 सालों में कि ये फला बुक पढ़ लो, ये 2 बुक मैं बता रहा हूँ इससे प्रीलिम्स निकल जाएगा। उन 2 बुक से और उन 3 बुक से कभी प्रीलिम्स निकला नहीं है। उन्होंने अच्छी खासी कमाई भले ही कर ली होगी इधर उधर से अपने व्यूज़ बटोर करके, आपका प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला 2-3 बुक से। 2-3 बुक से सिलेबस नहीं कवर हो सकता, इसी वजह से कोई बुक हमने बताई नहीं है। टोटल स्टडी मटेरियल आपको लिस्टिंग कंपाइलेशन के फॉर्म में, प्रैक्टिस रिसोर्सेज हमने बता दिया है, मिसलेनियस का अपडेट आपको मिलेगा। मिसलेनियस की भी जो पीडीएफ ग्रुप में दे दी गई है उसको आप स्टडी करना एकदम चालू कर लीजिए। मिसलेनियस के जो कोई भी अपडेट होंगे, जैसे कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, प्रोडक्शन किसी क्वांटिटी मतलब कह सकते हैं मद का बढ़ जाता है, किसी रासायनिक मद का प्रोडक्शन या रिजर्व बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, कहीं किसी देश में नए रिजर्व खोज लिए गए किसी मेटल के या फिर किसी मिनरल के या ओर के, तो फिर आंकड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो आंकड़ा जो इधर उधर होता है उसकी लिस्ट हम लोग अलग से दे देते हैं आपको ग्रुप में अपडेट के फॉर्म में। कोई भी अपडेट होगा किसी भी मिनरल के प्रोडक्शन में, ग्रेन के प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में, तो अलग से हम आपको अपडेट देंगे। अभी जो मिसलेनियस में दिया जा चुका है उसको आपको स्टडी करना शुरू कर देना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन और प्रैक्टिस का कोई विकल्प है नहीं। अगर आप जितने क्वेश्चन हमने ग्रुप में दिए हैं वो नहीं लगाएंगे, पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे, टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स भूल जाइए। ठीक, जो नहीं करना है वही बात है, इसके विपरीत जो करना है। इधर उधर बैठ करके दिन भर डिस्कशन मत कीजिए, ग्रुप डिस्कशन वगैरह अभी कुछ दिन आप छोड़ सकते हैं, मेंस के समय करिएगा। फालतू गॉसिप्स में पार्टिसिपेट मत करिए, एग्जाम डेट कब हो सकती है कब नहीं, इस बात का अंदेशा स्पष्ट है कि एग्जाम थोड़ा पहले होगा, जैसे ट्रेडिशनली कैलेंडर में फॉलो होता था डेट, मई मिड या फिर जून का वो नहीं होगा, उससे पहले हो रहा है, ये बात स्पष्ट है। तुरंत आपको प्रीलिम्स में लग जाना चाहिए। मान लीजिए थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो अलग से स्ट्रैटेजी बता दी जाएगी ग्रुप में ही।
मान लीजिए कि एग्जाम डेट में कोई परिवर्तन देखने को मिलता है या फिर एग्जाम आगे होता है, तो फिर हम आपको अलग से स्ट्रेटजी बता देंगे किस तरीके से आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो अंदेशा बन रहा है, जो संभावनाएं बन रही हैं, उसके हिसाब से प्रीलिम्स पर हमको फोकस तैयारी की ज़रूरत है। उसी हिसाब से पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताई गई है। अभी सिर्फ आपको फोकस करना है कि प्रीलिम्स का सिलेबस कैसे कवर हो जाएगा। फालतू इधर उधर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में या फिर मतलब फालतू की चीज़ों में नहीं यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन का अभी कोई रोल नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स मतलब मेंस तक नहीं है। प्रीलिम्स की तैयारी में इंटरनेशनल रिलेशंस का यूपीपीसीएस में कोई फर्दर खास रोल नहीं है। तब भी आप उसमें अगर जुटे पड़े हैं तो इसका मतलब फिर वो टाइम वेस्ट है, ठीक है। जो प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट है पहले वो पूरी करिए, और फिर जो है प्रीलिम्स लिख करके फिर मेंस में आप जुट जाइए। फिर खूब फिलॉसफी करिए, खूब यहाँ पे थिंकिंग एनालिसिस करिए, वहाँ पे उसका उपयोग होगा। यहाँ पे यूज़ है आपकी मैंने बताया आपको इसीलिए कि मेमोरी स्किल्स का भी यूज़ है। रिवाइज करना पड़ेगा आपको, कंटेंट को कवर करना पड़ेगा। कवरेज शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि पूरे सिलेबस को जो कवर करते हैं वही कट ऑफ निकालते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी समझना है, कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कट ऑफ वही निकालेगा जो फैक्चुअल सवाल को सही करेगा। जो इजी लेवल वाले और मॉडरेट लेवल वाले सवाल है ज़्यादातर फैक्चुअल होते हैं, तो फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे बना के रखना है। कंसेप्ट भी देखते जाइए। कंसेप्ट ऐसा नहीं सारे कंसेप्ट छोड़ दीजिए, लेकिन कंसेप्ट पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। पूरा पूरा दिन रिसर्च मत करिए किसी टॉपिक पर। इससे बढ़िया आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए मैक्सिमम टॉपिक्स के। सभी सब्जेक्ट के सभी फैक्ट्स को रट कर तैयार करने की गलती मत कीजिएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई भी रट नहीं सकता है, सारे सिलेबस को कोई रट ना पाया है, ना आगे कभी रट पाएगा, ना ही सारे सब्जेक्ट से सारे फैक्ट्स को रटना एग्जाम की डिमांड है। एग्जाम की डिमांड है ही नहीं कि सारे सब्जेक्ट के सारे फैक्ट्स आपको याद हों। पता नहीं आप ये क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अगर सारे फैक्ट्स याद करने की कोशिश कर रहा है तो आप ये समझिए कि फैक्ट सारे आप कभी तैयार नहीं कर पाएंगे, और ना ही एग्जाम की डिमांड है। एग्जाम की डिमांड क्या है कि जो सिलेबस आपको दिया गया है उससे संबंधित जो भी तथ्य आप तैयार कर सकते हैं उनकी तैयारी होगी। आप मेमोराइज नहीं कर सकते हैं सारी चीज़ें। हमें कुछ चीज़ें निश्चित तौर पर मेमोराइज करनी होती है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, कुछ लिस्टिंग्स हो गई, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री के कुछ ईयर्स हो गए, क्रोनोलॉजी हो गई। लेकिन सारी चीज़ें आप नहीं तैयार कर सकते हैं। तैयारी होती है सारी चीज़ों की, सारी चीज़ों को तैयार नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से इसको समझिए। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तैयार कर रहे हैं, आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम से पहले एक बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लीजिए, बस उतना ही होता है। वर्ड बाय वर्ड नहीं तैयार करना है, क्योंकि इसमें आपको लिखना नहीं है। ये अभी भी ध्यान रखिए कि OMR बेस्ड पेपर है, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। अगर आपने तैयारी की है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है, तो आप उसमें सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे, बिना सारी चीज़ों को रटे हुए या याद करे हुए। अब कुछ लोग पूछते हैं क्या नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स बनाना एक अच्छी हैबिट है। वैसे भी कॉपी पेन के साथ ही आपको जनरल स्टडीज़ की पढ़ाई करनी चाहिए किसी भी स्टेट पीसेस में। जो फैक्ट्स ऑलरेडी लिस्ट और टेबुलर फॉर्म में हमने बना के दिए हैं, उनको फालतू में बार बार नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा आप उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लें। मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लिस्ट है, बुक्स एंड ऑथर की लिस्ट है, करंट अफेयर में है, कोई लिस्टिंग है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की लिस्ट है, बुक्स एंड ऑथर की है, समिट्स कॉन्फ्रेंसेस की थीम्स वगैरह दी हुई हैं। तो उसको बार बार नोट करने की जगह बार बार रिवाइज करने की कोशिश करिए, वो एक अच्छा तरीका होगा और प्रोडक्टिव भी है। मंथली करंट अफेयर जो हमने दिया ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में है, उसके नोट्स बनाने में टाइम मत वेस्ट कीजिए। उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। जितने समय में आप एक बार नोट बनाएंगे, उतने समय में 3-4 बार उसका रिवीजन हो जाएगा। नोट्स बहुत शॉर्ट, क्रिस्प और रेलिवेंट हो, PYQ के अनुरूप बनाइए। मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। नोट्स इस तरीके से होने चाहिए जहां पर आप खुद को कुछ समझाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप हिस्ट्री कंपाइलेशन PDF पढ़ रहे हैं, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स गिवन है, जैसे कि हिस्ट्री के टॉपिक में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन डेंस मैटर होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, आप इस तरीके का कुछ क्रिएटिव डायग्राम टाइप बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया है। ये एक एग्जाम्पल है, आप अपना तरीका फॉलो कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी आपने लिखा, उसमें बाजार सुधार लिखा हुआ, तो बाजार सुधार में आपने ये नोट किया कि क्या क्या बाजार सुधार थे, ठीक है। उसने कोई अधिकारी नियुक्त किए बाजार सुधार के लिए, स्वयं पार्टिसिपेट किया, रेट्स वगैरह, इसमें रेट लिस्ट वगैरह जैसे बनाई थी, ठीक है। कर सुधार भी इसमें शामिल हैं। कोई अधिकारी नियुक्त किए थे, उसका नाम क्या है अधिकारी का, इंस्पेक्शन कैसे होता था, किस बेसिस पे होता था, ठीक है। उसके अलावा मंगोलों का आक्रमण जैसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है अलाउद्दीन खिलजी का, तो कब आक्रमण हुए थे, किसने किसने जो है आक्रमण को रोका था। ईयर इसमें इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री विदाउट ईयर कुछ नहीं है। कुछ ईयर यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि पहला आक्रमण कब हुआ, दूसरा आक्रमण कब हुआ, और उसने कैसे उसको रोकने का काम किया। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार क्या थे, जैसे अमीरों की जो बढ़ती हुई शक्ति थी उसका उसने दमन किया था, और जो है अमीरों पर पाबंदी लगाई थी, जुआ शराब पर रोक लगा दी थी, मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाई थी, और राज्य का विस्तार जैसे किया तो उसके जो विजयी अभियान है
उनको आप बहुत छोटा छोटा नोट करें। यहाँ पे विजय अभियान में सिर्फ नोट करें कि कौन सा रियासत थी या फिर कौन सा राज्य था, उसको कब उसने अपने मिलाया। मान लीजिए ये नोट कर रहे हैं, छोटा सा कुछ इन्फॉर्मेशन नोट कर सकते हैं कि जैसे मलिक काफूर जो है ये कहाँ से उसने पकड़ा था, या फिर मलिक काफूर को उसने कहाँ से उठाया था। तो ये इस तरीके से इंटरेस्टिंग आप अपने मैटर को बना सकते हैं। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, कुछ लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना प्रेफर करते हैं, इसकी जगह आप वो भी कर सकते हैं। जैसे अब जो चीज़ कहीं पर भी क्राइटेरिया में नहीं फिट हो रही, आप इसमें अन्य जरूरी तथ्य करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा क्रिएटिविटी आजमा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो जो फैक्ट्स ऑलरेडी आपके नोट्स में लिस्ट फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं, उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, उनके नोट्स बनाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना आपको बनाने कर अपना समय ज़्यादा गंवाना चाहिए। जितने टाइम में आप नोट्स बनाएंगे नेशनल पार्क का, रामसर साइट का, उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेंगे। हाँ, अगर कुछ क्रिएटिव करना चाहें, मान लीजिए मैप में आप रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो आप एक मैप पॉलिटिकल ले सकते हैं, इंडिया का पॉलिटिकल मैप आउटलाइन वाला, उसमें आप भर सकते हैं। मान लीजिए छत्तीसगढ़ ले लिया आपने, उसमें आप भरिए कितने नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश लिया आपने कितने नेशनल पार्क, उसमें आप उसमें नोट कर लीजिए। इस तरीके से क्रिएटिविटी करना है तो कर सकते हैं, जो लिखा हुआ है ऑलरेडी उसको नोट करना नहीं, नोट मेकिंग की अच्छी प्रक्रिया होती है। जैसा मैंने बताया कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन डेंस चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कोई कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए रैयतवाड़ी है और महालवाड़ी है, इजरेदारी है, अब आपको इसमें डिफरेंस पता करना है, तो आप इसमें अगर नोट बना लेंगे इस तरीके का टैबुलर अपने लिए, तो आपको बहुत अच्छा इसमें पता चल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जहाँ पर चीज़ों को आपको कंपेयर करना हो, कोई कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी हो, वहाँ पे नोट बनाइए, हर जगह नहीं। बाकी मेंबर्स का अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट क्लियरनेस वाले ग्रुप या फिर डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। वहाँ पर एडमिन का पूरा पैनल नियुक्त किया जाता है, काफ़ी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड लोग जो यूपीपीसीएस में काफ़ी काम कर चुके हैं, वो आपके डाउट सॉल्व करते हैं। कोई भी आपका डाउट है कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड, सब्जेक्ट में किसी भी फैक्ट से संबंधित, पूरा ओवरऑल कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है प्रीवियस ईयर का, कोई फैक्ट नहीं समझ में आ रहा है, किसी ईयर में कन्फ्यूजन है, क्रोनोलॉजी में कन्फ्यूजन है, तो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, एडमिन्स आपको बताएंगे। मान लीजिए आप किसी भी डिस्कशन ग्रुप में नहीं है, आपने फुल पेड ग्रुप नहीं लिया, आप किसी अन्य ग्रुप में और स्टडी मटेरियल में से आपका कोई डाउट है, तो स्टडी मटेरियल में से कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल और केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, अपनी दुविधा बता सकते हैं। सीसैट के लिए बहुत ज़्यादा मैंने नहीं ब्रीफ किया, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पीवाईक्यू को यहाँ पर महत्व सबसे ज़्यादा है। अगर एकदम से सीसैट प्रिपरेशन में है तो सबसे पहले पीवाईक्यू देखिए, उसी से आपको अंदाज़ा पड़ेगा कि कौन से एरिया आपके मजबूत हैं। जो एरियाज आपको टारगेट करने हैं एग्जाम में, उन्हीं की तैयारी आपको करनी चाहिए पेपर के दौरान, मतलब प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि आपको 33% इसमें स्कोर करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से पूरा 100 की तैयारी यहाँ पे करनी ही नहीं चाहिए। आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कौन कौन से आपके फोकस एरियाज हैं, आपका इंग्लिश स्ट्रांग है कि आपका हिंदी स्ट्रांग है, कि आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, कि इंटरपर्सनल स्किल में आपको इंटरेस्ट है। तो ये सब पहले ही आपको डिसाइड कर लेना चाहिए और फिर उसी हिसाब से आपको टारगेट करना चाहिए कि कौन कौन सा हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। स्टडी मटेरियल यहाँ पे इंग्लिश का, हिंदी का, इंटरपर्सनल स्किल का दिया हुआ है। एप्टीट्यूड पूरा का पूरा प्रैक्टिस पे आधारित है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही यहाँ पे आपको फायदा होगा।